हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होता है और किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो हम इनको देखते हैं। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेंसी, है ना। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक स्टैटिक डिवाइस होती है जो पावर को ट्रांसफ़र करती है, ना कि कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र करती है पावर को वन सर्किट से अनदर सर्किट में। ठीक है, वो विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेंसी, मतलब ये क्या है? एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं? अनदर वर्ड, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस इन विच फ्रिक्वेंसी इज कांस्टेंट एंड चेंज इन वोल्टेज एंड करंट। मतलब हम क्या करें? फ्रिक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी ट्रांसफार्मर की। ठीक है, जितनी फ्रिक्वेंसी हम उसमें देंगे आउटपुट में भी हमें उतनी फ्रिक्वेंसी मिलेगी, लेकिन चेंज कर सकते हैं हम उसको वोल्टेज और करंट को। ठीक है, वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं हम, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल सर्किट इंटरलिंक वाया कॉमन मैग्नेटिक सर्किट फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस है जो कंसिस्ट होता है दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल सर्किटों से। ठीक है, जो इंटरलिंक होते हैं कॉमन मैग्नेटिक सर्किट से। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये नोट करने वाला पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर जो है डीसी सप्लाई पे कभी वर्क नहीं करता है। ये वर्क करता है ओनली एसी सप्लाई पर, क्योंकि ये क्या करता है? फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पर वर्क करता है, और इंडक्शन लॉ ओनली एसी सप्लाई में होता है। ठीक है, तो इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन होगा इसमें। इट इज़ अ कपल्ड सर्किट। ठीक है, दो सर्किट इसमें होते हैं जो कि, ठीक है, और ये ट्रीट करता है एज अ फेज शिफ्टिंग डिवाइस एंड कांस्टेंट फ्लक्स और नेगेटिव फीडबैक डिवाइस की तरह। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले ये बेसिकली बनता कैसे है, फिर इसका कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे हम देखेंगे और प्रिंसिपल भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले कंसीडर करते हैं दो कॉइल। ठीक है, जो कि एक सिंपल मैग्नेटिक सर्किट पे लगी हुई होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हो गया हमारा कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन स्टील का इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे हमारा हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है इसमें। ठीक है, तो दो कॉइल लेते हैं हम C1 और C2। तो ये क्या कहते हैं? कुछ इस तरह से इस पर बाउंड की जाती हैं। ठीक है, और ये इस मैग्नेटिक सर्किट के द्वारा दोनों कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, कॉइल एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, केवल ये मैग्नेटिक सर्किट पे लगा देंगे तो इस मैग्नेटिक सर्किट के द्वारा ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉइल 1 और ये हो गई कॉइल 2। अब कॉइल 1 जो है उसमें क्या होगा? N1 और N2 अपन क्या मानते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स मानते हैं कॉइल में। ठीक है, N1 और N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो N1 और N2 अपन ने यहाँ पे मान लिया, और नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कॉइल 1 में N1 और कॉइल 2 में N2 मान लिया। अब क्या करते हैं? दीज टू कॉइल्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये जो दोनों कॉइल होती हैं वो क्या कहती हैं? इंसुलेटेड होती हैं। ठीक है, इंसुलेट इसीलिए कर दिया जाता है ना, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ठीक है, अगर वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है तो ट्रांसफार्मर जल सकता है। तो क्या करते हैं? दीज टू कॉइल्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर व्हेन अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी, मतलब जब हम इसी सप्लाईज में प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है? इन कॉइल 1 एन अल्टरनेटिंग फ्लक्स आई नॉट इज फ्लोइंग। तो क्या होता है? जैसे ही सप्लाई दी इसमें अपन ने V1, ठीक है, इसमें क्या होता है? अल्टरनेटिंग फ्लक्स करंट, सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट आएगा जिसे हम आई नॉट से डिनोट करते हैं, वो फ्लो होने लगेगा कॉइल 1 में। ठीक है, अब कॉइल 1 क्या है? मैग्नेटिक सर्किट पे लगी हुई है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? दिस अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाइन। तो हम जानते हैं कि जब हम करंट देते हैं किसी भी कंडक्टर में तो उसके चारों ओर क्या करता है? वो क्या करता है? फ्लक्स बनाता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा? फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा? अल्टरनेटिंग होगा। तो द अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक विद N1 एंड N2 एंड प्रोड्यूस EMF E1 एंड E2। अब क्या हो रहा है? जैसे ही अपन ने इसमें सप्लाई दी, ठीक है, सप्लाई जैसे ही हम देंगे तो यहाँ से क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, जिसे हम आई नॉट बोलते हैं, क्योंकि आई नॉट यहाँ पे I1 I2 इसलिए I2 माना है, लेकिन हम बोलते हैं आई नॉट क्योंकि नो लोड की कंडीशन में हम देखते हैं जब, तो वहाँ पे अपन आई नॉट लेते हैं, फिर इसमें से फ्लो होगा। अब किसी भी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होता है तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो क्या कर रहा है? इस जो मैग्नेटिक सर्किट है उसमें से होकर
जाने लगेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमारा क्या करेगा, फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो हमारा मैग्नेटिक सर्किट में से होकर जाने लगेगा, ठीक है। तो जब फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसको हम फाइम बोलेंगे, तो द अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक विद N1 एंड N2, ठीक है। अब जो फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ उसको अपन क्या बोलेंगे, φ1 मान लेते हैं, ठीक है। तो φm फ्लक्स जो है वो क्या प्रोड्यूस हुआ, तो वो क्या करेगा, ऐसे जाके यहाँ पे लिंक करेगा। अब यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो उसने क्या किया, फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ उसने यहाँ पे EMF इंड्यूस कर दिया। ये EMF क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज के नियरली इक्वल होता है, ठीक है। अब क्या होगा, फ्लक्स जो है वो यहाँ पे जाएगा तो इस कॉइल के साथ लिंक करेगा, ठीक है। तो अपन क्या जानते हैं कि जब भी कोई कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें क्या होगा, एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, उसे अपन EMF बोलेंगे। तो E2 यहाँ पे अपन उससे डिनोट करेंगे, तो क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। अब EMF की वजह से कॉइल में क्या आएगा, जहाँ वोल्टेज होता है वहाँ करंट भी होता है, तो वोल्टेज की वजह से क्या आ गया, करंट आ गया, जैसे हम I2 से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, E1 एंड E2 प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन की वजह से। यहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन हुआ, ये क्या कहलाता है, इंडक्शन होता है जब ये फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक सर्किट के द्वारा दूसरी कॉइल पर लिंक करता है, वहाँ पे वोल्टेज EMF इंड्यूस करता है और फिर करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है इंडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, EMF प्रोड्यूस होगा, जो EMF जो है E1 प्रोड्यूस हुआ है वो क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। मतलब अपन ने डायरेक्ट वोल्टेज दिया, करंट आया, उसकी वजह से EMF इंड्यूस्ड हुआ E1, वो क्या हुआ, केवल सेल्फ इंडक्शन की वजह से हुआ कॉइल 1 में, ठीक है। और E2 जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हुआ। म्यूचुअल इंडक्शन कैसे, जब हमने यहाँ पे फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो इसका फ्लक्स यहाँ जाके इसमें लिंक किया तो इसमें भी कोई ना कोई फ्लक्स होगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस फ्लक्स से इस फ्लक्स में आ रहा है, मतलब कॉइल 1 से कॉइल 2 में लिंक कर रहा है, तो ये क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा, दोनों का मिला हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये फ्लक्स इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, इसकी वजह से वर्क कर रहा है, तो ये क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इफ कॉइल 2 इज कनेक्टेड, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा ट्रांसफार्मर का, कि फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पर इसका वर्क कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इफ कॉइल 2 इज कनेक्टेड टू, अगर कॉइल 2 क्या है, लोड से कनेक्टेड है, तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने लगता है थ्रू इट एंड एनर्जी विल बी डिलीवर्ड टू द लोड, के लिए एनर्जी जाने लगती है, ठीक है। दस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉइल 1 टू कॉइल 2 बाय अ कॉन मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। ये हो गया इसका प्रिंसिपल अपना, ठीक है। सिंस देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन कॉइल 2 इज एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है। हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है उसकी कॉइल्स हैं, ठीक है, उनमें कोई भी मोशन नहीं है, ठीक है, स्टेशनरी है। तो जो फ्रिक्वेंसी होगी इंड्यूस्ड वोल्टेज की कॉइल 2 में वो एग्जैक्टली सेम होगी किसके, अप्लाइड वोल्टेज के जो कॉइल 1 में दिया था, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर जो मेन प्रिंसिपल होता है तो वो कहलाता है इसका, अगर शॉर्ट में बोले तो ये वर्क करता है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पर, ठीक है। और इंडक्शन अपन जानते हैं, जब भी किसी कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये अपन जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से, ठीक है। तो यही होता है इंडक्शन की प्रोसेस। जैसे हम वोल्टेज देते हैं तो किसी भी कॉइल में वोल्टेज दिया, अब यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट है तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ, फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ तो वो लिंक कर गया सेकंड वाली कॉइल से, सेकंड वाली कॉइल से लिंक किया तो वहाँ पे EMF इंड्यूस्ड कर दिया उसने, और EMF इंड्यूस्ड हुआ, जो कि फ्लक्स अल्टरनेटिंग रहता है। ये भी बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स होना चाहिए, है ना। तो इसलिए AC सप्लाई पर वर्क करती है, क्योंकि AC सप्लाई क्या होती है, अल्टरनेटिंग होती है, तो फ्लक्स भी हमारा कैसा होगा, अल्टरनेटिंग प्रोड्यूस होगा, है ना। तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, EMF इंड्यूस्ड हो गया और फिर पावर यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हो गया हमारा और लोड तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी, कैसे, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स अगर अपन ज़्यादा कर दें, है ना, तो क्या होगा, स्टेप अप हो जाएगा, वोल्टेज हमारा बढ़ जाएगा, और कम कर दें एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी के तो स्टेप डाउन हो जाता है। ये हम जब ट्रांसफार्मर रेशियो लगा लेंगे तब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ये होता कैसे, ठीक है। ये सब वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वजह से
निकालते हैं अपन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का बेसिक प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं कुछ आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशंस भी होती हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं होना चाहिए, परमेबिलिटी ऑफ कोर है जो इनफाइनाइट होनी चाहिए। परमेबिलिटी मतलब मैग्नेटिक लाइंस की निकलने की जो क्षमता मान लेता क्षमता जो होती है, मतलब आसानी से वो निकल जाए, है ना। तो कोर जो है उसकी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए ताकि मैग्नेटिक लाइंस आसानी से निकल सके, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स निकल सके आसानी से और दूसरी कॉइल से लिंक हो सके, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share and subscribe our channel. Thank you friends.